कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में भी जबरदस्त रहें। मैं हीरो सिंह रावत, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 7 रोड खुर्द हिसार। लॉकडाउन के समय में बच्चों को घर से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और मेरा प्रयास है कि मेरे विद्यालय के ही नहीं, कोई भी विद्यालय, किसी भी प्रदेश का बच्चा हो, अगर वो इससे फायदा उठा सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। आज हमारा टॉपिक +1 अकाउंटेंसी में रहेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। एक व्यापारी बैंक में पैसे जमा करवाता है, निकलवाता है, मेरा मतलब है कि वो बैंक में अकाउंट रखता है, उसकी व्यापार की आवश्यकता ही है, रखना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी अपनी कैश बुक में एंट्री करता रहता है। आपको याद है कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम होता था। तो व्यापारी अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में एंट्री लिखता है और इसी बात को बैंक भी लिखता है। यानी ये कैश बुक हो गई, ये पासबुक हो गई जो बैंक रखता है, और दोनों लिखते रहते हैं हर बात को दोनों लिखते हैं। पर कभी कभी दोनों में अंतर आ जाता है। क्या अंतर आ जाता है? कभी कभी मैं बैंक के पास जाता हूं और मैं कहता हूं, बैंक आपने मेरे 50,000 रुपए देने, मेरे आपके पास 50,000 रुपए पड़े हैं। बैंक अकाउंट देख के कहता है, सॉरी सर, आपके तो 40,000 है। वो तेरी, ये कैसे हो गया कम? झटका लगता है जोर का। और कभी कभी उल्टा भी होता है, मैं कहता हूं, बैंक आपने मेरे 50,000 देने हैं। बैंक कहता है, सर आपके तो यहाँ पे 70,000 रुपए हैं। अरे वाह, मौज हो गई, 20,000 फालतू, फटाफट निकालो 20,000 रुपए और जाके उसकी पार्टी कर दो। ना, बिल्कुल नहीं, गलती है। अभी आप उसका कारण ढूंढ लीजिए कि आखिर ऐसा क्यों है। क्योंकि ऐसा जो अंतर आता है उसके कई कारण है अंतर आने के, कई समय की वजह से, गैप की वजह से आ जाते हैं, कोई गलतियों की वजह से आ जाते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे खुश नहीं होना चाहिए और दुखी भी नहीं होना चाहिए। पहले उसका कारण जान लीजिए कि क्या कारण है। तो क्या होता है, जब कभी हम चाहते हैं कि चेक करना कि मेरे बैंक में कितना पैसा बाकी है, तो हम तो कैश बुक से बनाते ही हैं, लेकिन साथ के साथ पासबुक से भी चेक करवा लेते हैं और दोनों को सामने रख के देख लेते हैं। उसको मिलान करना, दोनों के बीच में यदि अंतर है तो अंतर क्यों है, किस किस एंट्री की वजह से, किस किस कारण से अंतर है, उसको ढूंढना ही बैंक समाधान विवरण कहलाता है। चलिए एक परिभाषा में करते हैं। डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू पाटिल के अनुसार, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड मेनली, जो विशेषकर बनाई जाती है टू रिकंसाइल, मिलान करने के लिए, रिकंसाइल मिलान करने के लिए, द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक, जो कैश बुक ने बैंक बैलेंस बताया, हमारी कैश बुक ने जो बताया है, एंड बैंक पासबुक, और जो बैंक की पासबुक बैलेंस में बता रही है, उन दोनों का मिलान करने के लिए। मिलान माना ऐसे है तो ऐसे मिलान करो, ऐसे है तो ऐसे मिलान करो, दोनों को मिलान करना है, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए क्या गलती है। अब जब मिलान करके पता चलेगा कि कुछ गलती मैंने की है तो क्या इलाज है, मैं ठीक करूंगा, कुछ गलती बैंक ने करी है तो क्या इलाज है, बैंक ठीक करेगा, कुछ वास्तव में ही बात तो ठीक थी लेकिन बस समय की वजह से गड़बड़ दिख रही थी, आप ठीक कर देंगे उसको। ओके, इसे कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की भी एक बड़ी सी बुक बनानी पड़ेगी? नहीं भाई नहीं, बुक नहीं बनानी बच्चों, एक पेज पे बनाना है। कितनी तारीख को बनाना है? जब जरूरत पड़े। अच्छा, ये क्यों करना है? चलने दो ना, हमें भी अपने हिसाब से करने दो, बैंक को हिसाब करना चाहिए, जब मिलेगा देखा जाएगा। अरे भाई, गलती हो जाती है। आजकल अगर आप किसी व्यक्ति को चेक दे दो, चेक से पेमेंट कर दो, और उस वक्त आपके अकाउंट में पैसे नहीं पाए, तो बैंक चेक को कर देगा डिसऑनर, और डिसऑनर के बाद वो व्यक्ति जिसको मैंने चेक दिया था, वो चाहे तो मुझ पे मुकदमा ठोक सकता है कि सर
रावत सर ने जान के मुझे गलत चेक दिया है जिसमें पैसे ही नहीं थे और मुझे बेवकूफ बना दिया, तो बाद में मुकदमे में यदि मैं हार गया तो मुझे जुर्माना भी देना पड़ेगा, फाइन भी लगेगा, और साथ के साथ हो सकता है कि कोर्ट मुझे सजा भी दे दे। इसलिए इन चीजों से बचने के लिए आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपके बैंक में कितना पैसा है। ठीक है, तो चलिए हम आगे करते हैं कि आखिर ये अंतर आता क्यों है, कैसे आता है। देखिए, मैं आपके सामने एक कैश बुक का थोड़ा सा परफॉर्मा बना रहा हूं। आपको याद है ये डेबिट साइड होती थी, ये क्रेडिट साइड, प्लस प्लस पहले कैश बैंक कॉलम, प्लस प्लस माइनस और माइनस। मतलब जब भी कभी हम कैश जमा करवाते थे तो इधर जमा करते थे बैंक। कैश में बढ़ेगा पैसा यहां, बैंक में बढ़ेगा पैसा यहां, कैश में घटेगा यहां, बैंक में घटेगा यहां। प्लीज, अगर किसी बच्चे ने कैश बुक नहीं पढ़ी है, सब्सिडियरी बुक्स नहीं पढ़ी हैं, तो प्लीज इन टॉपिक को करने से पहले बंद कर दो यहीं और पहले आप कैश बुक कंप्लीट करके आओ, उसके बिना ये समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी बात को जो बैंक है वो कैसे लिखता है वो बताता हूं आपको। ये पासबुक है, पासबुक में बच्चे ऐसे कॉलम होते हैं जिसमें एक होता है विड्रॉल, पैसे निकाले जिसको डेबिट कहते हैं। दूसरा होता है डिपॉजिट, जिसे जमा कहते हैं, क्रेडिट हो गया। और तीसरा होता है बैलेंस, बैलेंस से भी पहले डेबिट और क्रेडिट दोनों ऐसे लिखा होता है और फिर होता है बैलेंस। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं बैंक में 10,000 रुपये जमा करवाता हूं, तो मैं अपनी बुक में, ये हमारी बुक है, इसको मैं वी लिख दूं समझाने के लिए। वी माने जिसे हम लिखते हैं, तो हम तो कैश बुक लिखते हैं, पासबुक थोड़ा लिख सकते हैं, तो हम 10,000 रुपये इसमें लिख देते हैं और बैंक में भेज देते हैं। चाहे किसी के भी पैसे आए हो, वो तो वर्ड पर्टिकुलर तो जो भी है, राम से आया, श्याम से आया, सेल आया, कुछ भी आया, पर पैसे यहाँ जमा हुए और इसी को हम बैंक में भेजते हैं, तो बैंक यहाँ क्रेडिट में जमा करता है और फिर साथ का साथ बैलेंस कर देता है बैंक की आपका 10,000 रुपये क्रेडिट। देखना क्या हुआ, मैं कह रहा हूं कि बैंक यू आर माई डेटर, आप मेरे देनदार हो, आपने मेरे 10,000 देने हैं। और बैंक कहता है सर यू आर माई क्रेडिटर, आप मेरे लेनदार हैं, मैंने आपके पैसे देने 10,000। क्या झगड़ा है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहा है। मैं कह रहा हूं आपने देना है और बैंक कह रहा है यस आपने लेने। इसीलिए खास बात, हमारे हिसाब से डेबिट होगा और बैंक के हिसाब से हम क्रेडिट होंगे, ऐसे हो। फिर मान लीजिए हमने 3,000 रुपये निकलवाए बैंक से, तो हम इधर 3,000 माइनस कर देते हैं और 3,000 बैंक इधर माइनस कर देता है। और बैंक कहता है कि 10 में से 3 गए तो यहाँ पे 7,000 बच गए, क्रेडिट। हम भी कह रहे हैं जब 10 में से 3 माइनस करोगे तो 7, मैं कहूंगा बैंक आपने मेरे 7 देने, और बैंक कहेगा यस सर मैंने आपके 7 देने। ठीक, अगर ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा हो ऐसे, ये डेबिट क्रेडिट ऐसे ही होता है पासबुक में। हमारे तो ये ऐसे टी फॉर्म है, हमारा तो है टी फॉर्म। और इसमें देखिए ये दोनों कॉलम एक ही साथ दे रखे हैं, इसमें है तो ये भी टी फॉर्म है लेकिन दोनों नजदीक दे रखे हैं। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसमें बदलाव कर रहा हूं। बदलाव कुछ नहीं कर रहा, इस कॉलम को उठा के थोड़ा इधर रख रहा हूं और इस कॉलम को इधर रख रहा हूं ताकि दोनों की शक्ल सेम हो जाए। कर दूं, हालांकि कुछ नहीं है, वही का वही है, समझने का ही बस थोड़ा सा फर्क रहेगा, बाकी कुछ नहीं है। देखिए मैं कर रहा हूं इसको, यहां पर मैं इनको हटा देता हूं
और ये आपका डेबिट साइड हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया पासबुक ऐसी नहीं होती है, लेकिन समझाने के लिए ताकि थोड़ा कंपेयर समझ में आ जाए। और ये डेबिट साइड में यहां पर आपका माइनस होता है और इधर प्लस होता है, जबकि हमारे डेबिट में प्लस होता है तो बैंक के क्रेडिट में प्लस होता है, हमारे क्रेडिट में माइनस होता है, बैंक के डेबिट में होता है। और एक और, इसमें फिलहाल मुझे कैश कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ बैंक से समाधान का, बैंक से संबंधित एंट्रियों का हिसाब किताब करना है, इसलिए फिलहाल के लिए मैं कैश वाला हटा देता हूं कि कैश की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ बैंक कॉलम की समझ में आने के लिए कर रहा हूं इसे। चले बेटा आगे। अब देखिए, हमने 20,000 और जोड़े यानी बैंक में जमा कराए। पहले वो 10 वाले कर दूं मैं, 10 बैंक में जुड़े थे तो 10 ये हो गए, और 3,000 माइनस हो तो 3,000 ये हो गए। फिर हमने 20 प्लस किया तो बैंक ने 20 इधर प्लस कर दिया। अगर गौर करें तो क्या देखा आपने देखा है कि हम ये फेवरेबल है, फेवरेबल बैलेंस, यानी हमारे फेवर में आता है। जब भी हम पैसे जमा करते हैं हम डेबिट में लिखते हैं, ये हमारा फेवर में जाता है, और बैंक जो है क्रेडिट में करता है, ये हमारे फेवर में जाता है। ये ठीक है। अब जब भी कभी मुझे माइनस करना हो तो हम क्रेडिट में माइनस करते हैं और बैंक डेबिट में माइनस करता है। ये हमारे अगेंस्ट से है, अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल बैलेंस, ये हमारे खिलाफ। ये याद रख पाओगे? क्या याद रखना है? किसी को समझ में ना आया कोई टेंशन मत लो, एक लाइन याद रखो, हम मतलब कैश। ये हम बोलना है बेटे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं फिर ऐसे एक बार तो पढ़ना पड़ेगा आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। हम डेबिट में प्लस करते हैं और बैंक क्रेडिट में। पासबुक मतलब बैंक, पासबुक मतलब बैंक, कि बैंक जो है क्रेडिट में प्लस करता है, हम क्रेडिट में माइनस करते हैं और बैंक डेबिट में करता है। और ऐसा ही होता है, अगर दो व्यक्ति के अकाउंट में आपस में बात करें तो वहां भी ऐसा ही होता है। अगर मेरी बुक में आप डेबिट होंगे तो आपकी बुक में मैं डेबिट नहीं होऊंगा, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। मैं कहूंगा आपने डेबिट पैसे देने हैं, आप कहोगे सर आपने देने हैं, दोनों में उल्टा बैलेंस चलता है। ऐसा ही होता है बेटे, ठीक है। अब बेटे जो मैंने कहा था कि समाधान, बैंक रिकंसिलेशन, ये बेटे रिकंसाइल जो होता है, मिलान करते हैं, मिलान तिरछा कभी नहीं होता, ऐसे नहीं होता। यानी मेरे यहां तो मैं 15 अप्रैल तक की एंट्रियों का मिलान करूं और आपके यहाँ 30 अप्रैल तक की एंट्रियों का, या 15 की जगह 16 या 18 तारीख तक की एंट्री, ऐसे कभी मिलान नहीं होता। मिलान दोनों की सेम डेट का होता है। तो मान लीजिए मैं इसे लास्ट डेट कह देता हूं, भाई जिस दिन हम मिलान कर रहे हैं उस दिन की डेट कह रहा हूं, डेट ऑफ रिकंसाइल, ये 15 तारीख। तो 15 तारीख तक जितनी एंट्री इसमें हो रही है, जैसे और कर देते हैं, 30,000 हमने बैंक में और जोड़ा। कैसे जोड़ा? किसी व्यक्ति ने मुझे चेक दिया, मैंने अपने एम्प्लॉय को भेजा, जाओ भाई इसको बैंक में जमा करा दो, और उसी समय मैंने अपनी कैश बुक में तो लिख लिया कि भाई जमा हो गया। हुआ नहीं है, पर ये मान के चलाओ कि जब ये मैंने जमा करवा दिया तो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल या परसों हो जाएगा। लेकिन बैंक उसी समय मेरे अकाउंट में पैसे जमा नहीं करता। बैंक पहले उस व्यक्ति के अकाउंट में चेक करेगा, और क्या पता उसका बैंक भी पता नहीं कौन सी जगह हो, पहले वहां से पैसे कम होंगे, वहां से डेबिट होंगे, यानी कम हो जाएंगे और माइनस हो जाएंगे, और तब मेरे खाते में जुड़ेंगे। तो हो सकता है बैंक मेरे खाते में थोड़ा लेट
जो ये 15 तारीख है उससे लेट जमा करे। अब क्योंकि बात आप 15 तारीख को मिलान कर रहे हो, 15 तारीख को मेरे यहाँ 30 और 20 50 और 10 60, 60 में से 3 गए तो 57,000 बैलेंस है। मैं कहूंगा बैंक आपने मेरे 57,000 देने, 57,000। और बैंक क्या कहेगा, सर 20 और 10 30, 30 में से 3 गए, सर आपके तो 27,000 ही देने हैं, आप तो 57 की बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात नहीं कहते। तो बैंक अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूं। तो यही तो अंतर है, इसी को तो ढूंढना है, इसी को कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है बच्चे, तो कभी कभी ऐसे अंतर आ जाते हैं। इसी तरह मैंने किसी को चेक दिया मैंने 40,000 का। तो जैसे ही मैं किसी को चेक दूंगा, अपने ऑफिस में तो बैठ के दूंगा, चेक काटते ही मैं अपनी कैश बुक में माइनस कर लूंगा। क्या करूंगा कि भाई चेक दे दिया तो बैंक से पैसे चले जाएंगे। और वो व्यक्ति बजाय बैंक जाने के अपने घर गया, अचानक उसका कोई काम आ गया, फिर किसी और शहर चला गया और उसने कई दिन बैंक में जमा ही नहीं करवाया, वो चेक जमा ही नहीं करवाया कलेक्शन के लिए। तो बताइए, जब उस व्यक्ति ने अपने अकाउंट में जमा नहीं करवाया, वहां से फिर मेरे खाते में थोड़ा आया होगा माइनस होने के लिए, बैंक क्यों माइनस करेगा। आप बैलेंस देखूं तो मैं सोचूंगा 30 और 20 50 और 60, 60 में से ये 43 गए, 3 पहले 57 गए थे, 57 में से 40 गए तो 17,000। मैं कहूंगा सर मेरे बैंक से कहूंगा कि मेरे खाते में 17,000 होंगे। बैंक कहेगा सर आपके खाते में 17 नहीं, आपके खाते में तो कितने पड़े हैं, जैसे कि 20 और 10 30, 30 में से 3 गए 27 ही है। मैं कह रहा हूँ 17, वो कह रहा हूँ 27 है। देखिए इस तरीके की बातें फर्क आ जाती है ना बेटे, आ जाती है कि नहीं इस तरह से। तो ये फर्क है बेटा कि बैंक ने क्यों पे नहीं किया, क्योंकि वो व्यक्ति बैंक में गया ही नहीं चेक लेके। तो क्या अब कभी नहीं जाएगा, 3 महीने तक कभी भी जा सकता है। 3 महीने का समय है, तभी तो उन्होंने डिले कर दिया। कोई नहीं, फिर कर दूंगा, दिल्ली से आके कर दूंगा, हफ्ते बाद कर दूंगा, 2 हफ्ते बाद कर दूंगा, क्योंकि 3 महीने का समय है। तो बेटे ऐसे अंतर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से और अंतर आने का कारण देखो, बैंक ने मेरे खाते से 4,000 रुपए इंटरेस्ट के निकाल दिए। किस बात के निकाल दिए, इंटरेस्ट के। बैंक ने मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। मान लीजिए मेरे कोई ओवरड्राफ्ट वगैरह हो, मैंने फालतू पैसे निकाल रखे हो, तो बैंक ने मुझसे ब्याज ले लिया। तो बैंक मुझे फोन नहीं करेगा, हेलो रावत सर आपके खाते से मैं 4,000 निकाल रहा हूं, लिख लेना। अगर बैंक ये काम करने लग जाए तो करोड़ों लोगों के खाते हैं बैंक में, बैंक सारा दिन यही काम करते रहेगा, बैंक नहीं करता। हाँ आजकल थोड़ी सुविधा अच्छी आ गई है, आजकल मैसेज जरूर कर देता है बैंक। नहीं पुराने टाइम में तो मैसेज कहाँ मोबाइल ही नहीं थे, तो कहाँ के मैसेज आते थे। ये तो तभी जाके पता चलता था जब हम वहां जाके दोनों का मिलान करते थे। तो बेटा बैंक ने मेरे खाते से पैसे निकाल दिए ब्याज के। अब ये बताइए क्या मैंने निकाले, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कहाँ निकालूंगा 4,000 रुपए, नहीं निकाले मैंने। तो ऐसे करके फर्क आ जाता है। समझ में आई बात, आगे समझ में। इस तरह से दोनों के बीच में बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से अंतर आ जाता है। तो हम चलिए अब उस अंतर को पढ़ते कि अंतर के कारण क्या है। चले बेटे आगे, यहां तक समझ में आ गया। हम एक मेन डेट कर लेते हैं, कोई सी भी डेट, उस दिन तक की एंट्री इधर और इधर की मिलान करते और अंतर ढूंढते कि आखिर वो अंतर क्या है। फिर उस अंतर का बाद में समाधान करते हैं कि यदि वो मेरे से गलती हुई है तो मैं ठीक कर लूंगा, मैं मतलब कैश बुक वाले, और अगर बैंक से गलती हो गई है तो बैंक ठीक कर लेगा। और अगर गलती सिर्फ समय की है, जैसे कि हमने जमा करवाए थे 20,000, वो 30,000 और थोड़ा लेट जमा हो गए, तो ये टाइम के हिसाब से खत्म हो ही गई, क्योंकि फिर बाद में तो ठीक है भाई हो गया, बात खत्म, ठीक तो हो ही गया, थोड़ा लेट हुआ हो गया। तो इस तरीके से मिलान करते हैं। चले बेटे, तो आगे चलता हूं मैं आपको कि कौन कौन से पॉइंट है जिनकी वजह से दोनों में अंतर आता है। अब मैं आपको अंतर बताता हूं कि किन किन वजहों से दोनों बुकों में अंतर आ जाता है। देखिए, कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड पासबुक बैलेंसेस। हम 2 तरह से अंतर समझे। कैसे 2? एक, डिफरेंसेस कॉज्ड बाय टाइम गैप। ऐसे अंतर जो अंतर नहीं है,
पर समय के अंतराल की वजह से अंतर लगते हैं। मतलब हमने बैंक में जमा करवाया और बैंक ने लेट करा, लेट मतलब जो हम डेट मिलान की कर रहे हैं उससे लेट, तो क्या दोनों ने एंट्री नहीं कर दी, लेकिन अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि दोनों की टाइम गैप है। तो इस तरह के एक तो कुछ कारण टाइम गैप के हो सकते हैं, फिर दूसरे कौन से कारण हो सकते हैं? कुछ गलतियों के हो सकते हैं, या तो समय का गैप है उसकी वजह से गलतियां, टाइम गैप की वजह से, और या गलतियों की वजह से। गलतियां कौन करता है? हम ज्यादा करते हैं और बैंक थोड़ा कम करता है, पर दोनों कर सकते हैं। तो दूसरा है डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। डिफरेंस कॉज्ड बाय एरर्स, जो गलतियों की वजह से अंतर आ जाता है, लेन देनों के लेखांकन में अशुद्धियों के कारण, गलतियों के कारण। वो कैसे? इसमें नंबर 1 है एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द फर्म, फर्म द्वारा गलतियां करना यानी हमारे द्वारा गलती होना, और दूसरा है एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द बैंक, और बैंक द्वारा गलती होना। तो देखा, समझ में आया? अब चलते हैं आगे कि क्या कि जो समय गैप है, टाइम गैप है, उसकी वजह से कौन सी गलतियां होती है। देखिए, चेक इशूड, इशू मतलब जारी करना, इशूड मतलब जारी करना, किसी को चेक देना। बेटा चेक इशूड, हमने किसी को चेक दे दिया, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक, बट नॉट येट लेकिन अभी तक, बट नॉट येट प्रेजेंटेड उपस्थित नहीं हुआ फॉर पेमेंट इन द बैंक, बैंक में पेमेंट के लिए। अभी तक का मतलब जो मैंने आपको एक लाइन बताई थी ना, टाइम लाइन, ये टाइम लाइन, हमने कोई चेक इशू कर दिया यानी हमने किसी को 5,000 का चेक दे दिया, तो हमने तो माइनस कर दिया, हम तो करेंगे माइनस, लेकिन वो बंदा बैंक में गया ही नहीं अब तक चेक पेमेंट लेने के लिए। तो देखिए, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो अंतर आएगा कि नहीं? ये टाइम गैप है, आ जाएगा आज, नहीं तो शायद महीने बाद आ जाए, 2 महीने बाद है, उसके पास तो 3 महीने का समय है। तो ऐसा कोई गलती नहीं है, समय के अनुसार है। चेक्स पेड इनटू द बैंक, हमने चेक बैंक में जमा करवाए फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, हमने बैंक में जमा कराए तो हमने यहाँ पे 10,000 रुपए लिख दिए और हमने जमा करवा दिए चेक, पर बैंक ने तो अभी जमा नहीं करे, क्योंकि बैंक तो थोड़ा टाइम लेगा चेक जमा करने में, पहले उनके अकाउंट में चेक करेगा। बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, देखिए बैंक तो क्रेडिट करता है ना, क्रेडिट, बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने अब तक क्रेडिट नहीं किए, अंतर आ गया। कर लेगा बैंक 2 दिन 4 दिन में जमा। चेक्स पेड इनटू दी बैंक, ये पेड इनटू माना होता है बेटे जमा करना, इसको याद रखना, पेड इनटू जमा करना। चेक्स पेड इनटू दी बैंक, बैंक में जमा करवाए फॉर कलेक्शन, कलेक्शन करने के लिए, पहले भी कलेक्शन के लिए क्या था, बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने डिसऑनर कर दिया। अब देखिए, हमने 20,000 का चेक जमा करवाया और हम सोचे बैठे हमारे खाते में 20,000 जमा हो गए, लेकिन जिस बंदे से मुझे चेक मिला था उस बंदे के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो बैंक ने बाद में डिसऑनर कर दिया। तो बैंक ने डिसऑनर कर दिया तो बैंक ने तो ऐड नहीं करा, क्रेडिट नहीं किया, तो अंतर आ गया कि नहीं आ गया? और देखिए अंतर आने का, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, समझिए पहले मैं कई पॉइंट इकट्ठे हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने मुझे ब्याज दिया, बैंक मेरे अकाउंट पे जो, अगर मेरा सेविंग अकाउंट में पैसा होगा तो ब्याज भी तो देता है। तो मान लीजिए बैंक ने मुझे 500 रुपए इंटरेस्ट दिया, तो बैंक मेरे खाते में अपने आप प्लस कर देगा, मुझे फोन नहीं करेगा कि रावत सर मैंने आपके अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, नो, बैंक मेरे अकाउंट में जमा कर देगा। लेकिन मुझे तो सूचना ही नहीं थी, तो मैंने तो जमा किया ही नहीं, तो अंतर आया कि नहीं आया? अंतर आ गया। इंटरेस्ट चार्ज, अगर बैंक मुझे ब्याज देता है तो बैंक मुझसे ब्याज भी लेता है। अगर भाई दियो मेरा बैंक से ओवरड्राफ्ट हो, फालतू मैंने पैसा निकाल रखा हो,
या मैंने कोई लोन ले रखा हो और उसमें से वहां इंटरेस्ट निकालना हो, तो बैंक ने मेरे अकाउंट से इंटरेस्ट काट लिया। तो अगर बैंक ने काट लिया तो बैंक ने 1,000 रुपए इंटरेस्ट के काट लिए, पर मुझे तो सूचना ही नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा। तो देखिए फर्क आ गया। और इससे तुम बता सकते किसका बैलेंस ज्यादा नजर आएगा? बैंक ने 1,000 माइनस कर दिए, मैंने तो नहीं किए, तो किसका ज्यादा नजर आएगा? मेरे हिसाब से ज्यादा नजर आएगा, हमारी कैश बुक के हिसाब से ज्यादा आएगा। हम ऐसे चौड़े हो रहे होंगे, हमारे पैसे बहुत बड़े हैं, जबकि बैंक हमारे खाते से पैसे घटा चुका है। ठीक। और इसी में है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। इन्वेस्टमेंट जानते हो, जब किसी दूसरी संस्था में इन्वेस्ट कर दिया जाए, पैसा लगा दिया जाए कि 2 पैसे की कमाई वहां से भी हो जाए, लाभांश के या ब्याज के रूप में, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो क्या होता है, अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो कंपनी हमसे पहले ही पूछ लेती है आपका बैंक अकाउंट बताओ, कौन से बैंक में है, कौन सी ब्रांच में, उसका IFSC कोड बताओ। वो क्या करते हैं, वो सीधा हमारे खाते में पैसे जमा करवा देते हैं, इंटरेस्ट के या डिविडेंड के, जो भी है। तो बैंक ने मतलब किसी व्यक्ति ने मतलब जैसे जो ब्याज वगैरह कलेक्ट किया, तो बैंक ने कलेक्ट कर लिया, मान लीजिए 2,000 रुपए बैंक ने कलेक्ट कर लिया ब्याज वगैरह, लेकिन मुझे तो सूचना ही नहीं है, तो मैंने कलेक्ट नहीं किया, तो अंतर आ गया। तो बैंक का बैलेंस ज्यादा आएगा, मेरा बैलेंस कम आएगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक। एक ग्राहक, मेरा जो बैंक अकाउंट है यहां से मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर पे मेरा बैंक है और वो उसके नजदीक ही रह रहा है, और मैंने कहा यार भाई मेरे पैसे जमा करा दो। कहता है सर क्या करूं, अभी तो नहीं आ रहा। भाई मुझे बैंक में जमा करवाने बहुत जरूरी है। सर मैं करवा दूंगा, टेंशन ना लो। और उसने बैंक में मेरे खाते में जमा करा दिया। ये वो बात है बेटा, जैसे डाकखाने का लेटर बॉक्स नहीं होता जिसमें चिट्ठी डालते हैं, चिट्ठी कोई भी डाल सकता है, निकाल सिर्फ डाकिया सकता है। इसी तरह से मेरे अकाउंट में कोई पैसा जमा करवा सकता है, पर निकालने का अधिकार सिर्फ मुझे है। तो इसलिए कोई व्यक्ति मेरे खाते में डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकता है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक। किसी ने सीधे खाते में जमा करा दिए तो बैंक ने तो जमा कर लिया। अगर बैंक में उसने 7,000 रुपए जमा कराए हैं तो जमा हो गए, पर मुझे तो नहीं पता 7,000 जमा हुए, तो अंतर आ गया। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। बैंक हमारी तरफ से पेमेंट्स भी करता है। वो कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति बिजी है, खासकर दिल्ली और मेट्रो सिटीज में लगा लीजिए, वो सुबह सुबह 6 बजे ही अपनी गाड़ी लेके चल पड़ते हैं। अगर उनको ऑफिस 2 से 3 घंटे का रन हो, तो दूधिया है वो लेट आता है। अब पेमेंट कब करें? नहीं हो सकती। तो ऐसे में ये क्या करते हैं, अपने दूधिया को कह देते हैं आप ना मेरे बैंक से पैसे ले लिया करो, और बैंक को भी कह दिया ये मेरा दूधिया है और इसकी आप पेमेंट कर दिया करो। हम रोज 1 किलो दूध लेते हैं, 50 रुपए किलो दूध है, तो महीने में 30 दिन होते हैं तो 1,500 रुपए का दूध हो गया। अगर भाई ये किसी दिन हमने खीर बना ली, थोड़ा फालतू हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1 किलो रोज लेते हैं और फिर रोज खीर बनाने के लिए 1 किलो फालतू लेने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यानी वो जो मिल्कमैन है वो जाके बैंक में कहे कि सर 30 किलो नहीं 60 किलो दूध लिया है, ऐसा नहीं होगा। तो ये आउटस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कहते हैं इसको, कि पहले से हम बैंक को बता देते हैं आप मेरा बिजली का बिल भर दीजिए, मेरा मोबाइल का बिल भर दीजिए, मेरा ये कर दीजिए, मेरा किराया दे दीजिए। तो इस तरीके बैंक हमारी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर की तरफ से भी पेमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर बैंक ने मान लीजिए 15,000 रुपए घटा दिए, पर मुझे तो सूचना ही नहीं है। हालांकि काम है नहीं है, पर मुझे इसलिए सूचना नहीं है, अभी तो पता नहीं ना। जब बैंक में जाके स्टेटमेंट लेके आऊंगा, मिलाऊंगा, तब पता चलेगा ओहो ये गड़बड़ थी। इतने मुझे क्या पता। बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। अभी अभी मैंने आपको बताया कि बिल भरता है, किराया दे देता है, ये करता है, वो करता है बैंक। तो बैंक इसके लिए बैंक चार्जेस भी तो लेता है। तो बैंक चार्ज लेगा, तो बैंक अगर 50 रुपए काटने होंगे तो बैंक अपने इसमें से काट लेगा, कम कर देगा, पर मुझे तो नहीं पता, तो फर्क आ गया। और कमीशन चार्ज बाय बैंक, बैंक ने कोई कमीशन ले लिया तो बैंक कमीशन भी ले सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से इन अंतरों की वजह से भी बैंक में और कैश बुक के बैलेंस में अंतर आ जाता है। अब आगे चलते हैं।
एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द फर्म, जो गलतियां मैंने कहा था डिफरेंस कॉज्ड बाय द एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग, ये वो गलतियां हैं, वो तो था टाइम गैप, अब ये है गलतियां। गलती इंसान से ही होती है। देखिए क्या गलती, एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द फर्म, फर्म के द्वारा गलती हो जाए। क्या गलती कर सकती है फर्म, चेक्स इशूड, हम चेक इशू कर दें ओके टू ए कस्टमर बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, रिकॉर्ड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए। हमने चेक काटा, हम यहां लिखना भूल गए, जैसे लिखने लगे इतने में फोन आ गया, मैं फोन सुनने लगा, उसको चेक देके भेज दिया, अच्छा ओके आप जाइए, और बाद में फिर दूसरे काम से चला गया, मैं अपनी बुक में भूल गया। मैं चाहे लिखूं चाहे ना लिखूं, यदि मैंने किसी को चेक दे दिया और वो बंदा चेक लेके बैंक में चला जाए तो बताइए पेमेंट होगी कि नहीं, पक्का होगी। तो बैंक जो है पेमेंट कर देगा, तो बैंक तो पेमेंट करेगा करेगा। मैं हटा दूं उनको थोड़ा सा, तो मान लीजिए 3000 का है तो बैंक 3000 रुपए का काट देगा, क्योंकि मेरे साइन है, चाहे मैं एंट्री करूं चाहे ना करूं। तो देखिए मेरे से गलती होगी। चेक सेंट फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए भेजे, बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन कैश बुक, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। हमने कलेक्शन के लिए भेज दिए, जैसे ही किसी का चेक आया मैंने सोचा अभी कैश बुक में लिखूंगा, और कैश बुक मेरे अलमारी में बंद है, वहां ताला लगा हुआ है, चाबी थोड़ी देर में आएगी। इतने में मेरा एक एम्प्लॉय जाने लगा, कहाँ जा रहे हो, बैंक में जा, अरे जल्दी ये भी ले जा भाई, इसको भी जमा करा दिया, लिख लूंगा मैं बात, और बाद में मेरे दिमाग से उतर गई। तो मैंने तो यहाँ कलेक्शन करा ही नहीं, लिखा ही नहीं, लिखना चाहिए था, मेरी गलती है। और वह ने भेज दिया, तो बैंक में भेज दिया, तो अगर सही है तो बैंक तो करेक्ट करेगा ही करेगा। मान लीजिए यहाँ पे 9000 रुपये हो गए, तो बैंक 9000 रुपये कलेक्ट कर देगा, तो बैंक तो जोड़ेगा, मैंने नहीं जोड़ा। तो इस तरह से हमसे भी गलती हो जाती है। एरर्स कमिटेड इन टोटलिंग ऑफ कैश बुक, कभी कभी हमसे कैश बुक के टोटल में भी तो गलती हो सकती है। अगर मैं इधर बहुत सारी रकमें, इधर बहुत सारी है, कई बार करते 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 एक आधा अक्षर गलत हो जाता है, तो यदि मैं गलत कर दूं तो भाई फर्क तो आएगा ही। इसी तरह से एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द बैंक, अब बैंक भी गलती करता है। फॉर एग्जांपल रॉन्ग एंट्री मेड बाय बैंक बाय मिस्टेक, बैंक गलती से मेरे खाते में कोई एंट्री कर दे गलत। अब मैंने ये नहीं कहा कि प्लस करे, प्लस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकता है। किसी के पैसे गलती से मेरे अकाउंट में जुड़ गए, मैंने एक दिन बताया था रमेश रोमेश, है ना। अब रमेश रोमेश, इसी तरह से किसी के पैसे थे मेरे खाते में डाल दिए गलती से। तो ये याद रखें, अगर गलती से मेरे खाते में आ गए तो बैंक जब कल को गलती पकड़ेगा तो पैसे निकाल लेगा, हमसे ले लेगा, इसलिए इसकी पार्टी मत कर देना बेटे। कहीं सोचो कि फालतू आ गए निकाल के यार कर लो पार्टी, नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह से बैंक गलती से मेरे खाते से पैसे निकाल सकता है, हो सकता है गलती हो जाए, तो ऐसे में वैसे चांसेस कम होते हैं पर हो तो सकता है ना। इस तरीके से ये सारी रीजन थे जिन कारणों की वजह से दोनों बुकों में अंतर आ जाता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।